Hi beta, good evening and Assalamu alaikum. Welcome back to Fragment Biology classes. This is Umar Ahad. तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी सीरीज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड इन दैट हमने शुरू किया है क्लास 11 से डाइजेस्टिव सिस्टम और अभी तक हम डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल फिनिश कर चुके हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स फिनिश कर चुके हैं, जिसमें जो लास्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड हमने स्टडी किया था दैट वाज लिवर एंड आज जो हम डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ पेनक्रियाज। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं पेनक्रियाज को एंड समझने की कोशिश करते हैं कि पेनक्रियाज हमारी बॉडी में डाइजेशन में कैसे मदद करता है एंड सेम पेनक्रियाज हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या रोल प्ले करता है। एंड ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारी बॉडी में पेनक्रियाज के अंदर कोई डिजीज़ होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में किस प्रकार की या किस टाइप की बीमारी होती है या बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो चलिए, जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, अगर हम लीवर की बात करें तो हमने देखा था कि हमारी बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है, अगर हम देखें तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी दैट वाज लीवर बेटा, जो हमने लास्ट क्लास में देखा। ठीक है ना। अब अगर हम देखें कि हमारी बॉडी के अंदर सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता था, लिवर तो लार्जेस्ट ग्लैंड है बेटा, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, तो हमें पता चला है कि पेनक्रियाज जो होता है बेटा, ठीक है ना, पेनक्रियाज जो होता है ये होता है सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट याद रखेंगे। सेकंड पॉइंट याद रखना है कि पेनक्रियाज हमारी बॉडी में कहाँ होता है। तो जैसे आपको पता है, जब मैंने लिवर पढ़ा था वहाँ पे भी इसकी बात हुई थी थोड़ी बहुत। तो यू नो दैट पेनक्रियाज हमारी बॉडी में कहाँ होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी बिलो द स्टोमक बेटा। ठीक है ना। तो ये एब्डोमिनल कैविटी में स्टोमक के नीचे मिलता है और एग्जैक्टली कहाँ मिलता है बेटा, प्रेजेंट इन द लूप ऑफ ड्यूडेनम बेटा। अगर आपको याद हो, हमने बोला था ड्यूडेनम जो होता है बच्चा वो एक सी शेप्ड ऑर्गन था, है ना। इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा जो होता था, द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन वाज कॉल्ड एज ड्यूडेनम। ठीक है। और फिर हमने देखा था एग्जैक्टली ड्यूडेनम कहाँ मिलता है, तो हमने देखा था ड्यूडेनम जो होता है बेटा इट इज़ प्रेजेंट बिलो द स्टोमक। ठीक है ना। शुरुआत होती है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन की, कहाँ से, ड्यूडेनम से होती है। तो अब उसी ड्यूडेनम के अंदर जो सी शेप्ड बेंड होता था बेटा, जो सी शेप्ड कर्व होता था, उसी सी शेप्ड कर्व के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, पेनक्रियाज देखने को मिलेगा। ठीक है। तो कहाँ पे पाया जाता है, प्रेजेंट बिलो स्टोमक। तो ये स्टोमक के नीचे होता है बेटा। ठीक है ना। कहाँ पे, इन द लूप ऑफ ड्यूडेनम, इन द लूप ऑफ ड्यूडेनम। तो ये ड्यूडेनम के सी शेप्ड बेंड या लूप में पाया जाता है। एंड एग्जैक्ट लोकेशन अगर पता करनी पड़े तो कहाँ पे एग्जैक्टली पाया जाता है, एट द लेवल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टेब्रे, एट लेवल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टेब्रे। अगर आपको अच्छे से याद हो बेटा, जब मैंने आपको ड्यूडेनम के बारे में पढ़ाया था, मैंने बोला था ड्यूडेनम का लेंथ कहाँ से शुरू होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट लंबर वर्टेब्रे और ख़त्म कहाँ पे होता है, थर्ड पे, L1, L2 एंड L3, याद है। और उसी L1, L2 एंड L3 में बेटा अगर आप L1 एंड L2 को देखेंगे ना, तो L1 एंड L2 के पास अप्रॉक्सीमेटली इसी के पास बेटा आपको क्या देखने को मिलता है, बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है ना। अब पेनक्रियाज के बारे में अगर आप और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना चाहें जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कि पेनक्रियाज जो होता है ये हमारी बॉडी के अंदर बेटा एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है ना। सो पेनक्रियाज जो है बेटा, पेनक्रियाज इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड बेटा। अब ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या चीज़ है, हम ऑलरेडी टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं बेटा। एपिथेलियल टिश्यू जब पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे आपको बच्चा बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जितने भी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं दे आर एपिथेलियल टिश्यू इन नेचर, वो एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं। और ग्लैंड बेटा बेस्ड ऑन के उसमें हार्मोन बनता है कि एंजाइम बनता है। ग्लैंड दो तरीके के होते थे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है।
जिन ग्लैंड्स के पास डक्ट होता था, ठीक है, हमने उन ग्लैंड्स को एक्सोक्राइन का नाम दिया था, और जिन ग्लैंड्स पर डक्ट नहीं होता था हमने उन ग्लैंड्स को क्या नाम दिया था, एंडोक्राइन ग्लैंड नाम दिया था। तो मतलब ऑन द बेस ऑफ सिक्रीशन एंड ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डक्ट, बेटा कि डक्ट है कि नहीं है और कौन सी चीज़ सिक्रीट होती है बेटा, उसके बेस पे ग्लैंड्स कैसे होते हैं, दो तरीके होते हैं, इधर दे कैन बी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दे कैन बी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बेटा क्लियर है। लेकिन जब हम अपने पेनक्रियाज की बात करते हैं तो पेनक्रियाज बॉडी का एक ऐसा ग्लैंड है बेटा जिसका कुछ पार्ट एक्सोक्राइन होता है एंड कुछ पार्ट एंडोक्राइन होता है, मतलब इट इज़ बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। बेटा समझ आया ना। सो सच ग्लैंड्स बेटा जो एक्सोक्राइन भी हो और जो एंडोक्राइन भी हो बेटा, सच ग्लैंड्स विल बी कॉल्ड एज हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे एग्जाम के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दैट इज कि पेनक्रियाज के अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड पार्ट है और पेनक्रियाज के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड पार्ट है। तो आपको नाम याद रखना है बच्चे यहाँ पे कि किस एरिया ऑफ पेनक्रियाज को हम एक्सोक्राइन पार्ट बोलते हैं एंड किस एरिया पेनक्रियाज को हम एंडोक्राइन पार्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो याद रखेंगे जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है बेटा पेनक्रियाज का, दैट एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज इज कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक एसिनी। बेटा ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पेनक्रियाटिक एसिनी बोलते हैं। ठीक है। तो पेनक्रियाटिक एसिनी क्या होता है, ये एक्सोक्राइन पार्ट होता है बच्चा। ठीक है। और ये अप्रॉक्सीमेटली 85% पेनक्रियाज बनाता है। तो 85% जो पेनक्रियाज का होता है वो क्या होता है, वो एक्सोक्राइन होता है। और किन से बनता है बेटा, वो एसिनर सेल से बनता है। और इन एसिनर सेल्स वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक एसिनी। सो दैट मीन्स पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन हिस्सा, एंजाइम बनाने वाला हिस्सा, या वो हिस्सा बेटा जिसके पास अपना डक्ट होता है, दैट हिस्सा और दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक एसिनी। क्लियर है। अब जब हम एंडोक्राइन पार्ट की बात करते हैं तो मान लो ये एंडोक्राइन पार्ट है। सो एंडोक्राइन पार्ट इज कॉल्ड एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। बेटा तो ये हो गया एंडोक्राइन पार्ट। सिंपल है ना। तो सिंपल में याद रखेंगे कि पेनक्रियाज की जब भी बात आएगी तो पेनक्रियाज की बात आती है बेटा, आप एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो याद रखना है कि पेनक्रियाज बॉडी का एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन का भी काम करता है और एंडोक्राइन का भी काम करता है। ठीक है ना। आप याद रखेंगे कि एक्सोक्राइन पार्ट का काम होगा एंजाइम रिलीज कराना, वो हम देखेंगे कौन कौन सा एंजाइम होगा, और एंडोक्राइन पार्ट का काम होगा हार्मोन रिलीज कराना। ठीक है। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है बेटा, द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज इज कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक एसिनी, एंड एंडोक्राइन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ज़्यादा पोर्शन एक्सोक्राइन होता है, 85% एक्सोक्राइन पोर्शन होता है, लेकिन 15 रिमेनिंग परसेंट जो 15% होता है बेटा, ये क्या होता है, ये एंडोक्राइन पोर्शन होता है। तो इन जनरल देखा जाए तो आपका पेनक्रियास एक्सोक्राइन भी काम करेगा और एंडोक्राइन भी काम करेगा। बच्चा समझ आया ना। अब एक चीज़ तो क्लियर ही है आपको, आई होप मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको ऑलरेडी बड़ा अंडरस्टैंडेबल है, दैट पेनक्रियास का जो एक्सोक्राइन वाला हिस्सा होगा, ठीक है, वो क्या रिलीज़ करेगा, वो एंजाइम्स रिलीज़ करेगा, है ना, एंजाइम्स रिलीज़ करेगा। और इन एंजाइम्स को अगर मैं मोर अप्रोप्रिएटली बोल दूं तो दे विल बी कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। बेटा इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स बोलेंगे बेटा। ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट है बेटा, दैट इज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वो क्या रिलीज करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा। इनको हम क्या बोलेंगे, पेनक्रियाटिक हार्मोन्स बोलेंगे। दे आर कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक हार्मोन्स, है ना, इनको हम पेनक्रियाटिक हार्मोन्स बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब ये पेनक्रियाटिक एंजाइम कौन कौन सा है, ठीक है, इनको एक बार थोड़ा सा यहाँ पे नाम देख लेते हैं, फिर बाद में हम एंड पे फंक्शंस भी पढ़ेंगे जब मैं आपको डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ाऊंगा, बट एटलीस्ट यहाँ पे नाम याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब ये पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं ये कहाँ से निकलते हैं, ये कुछ सेल्स से निकलते हैं जिनको हम एसिनी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एसिनर सेल्स बेटा। और ये एंजाइम जो यहाँ से निकल रहे हैं ना पेनक्रियास से, ये दो टाइप्स के होते हैं बेटा। इसमें से कुछ एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं एंड कुछ एंजाइम्स एक्टिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो ये जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं,
ये 2 फॉर्म में पाए जाते हैं बेटा, ठीक है। तो कुछ होते हैं इनएक्टिव पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, तो मैं शॉर्ट में इनएक्टिव यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कुछ होते हैं बेटा इनएक्टिव पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड कुछ होते हैं एक्टिव पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है। कुछ इनएक्टिव है एंड कुछ एक्टिव है बेटा, समझ आया। अब अगर हम इनएक्टिव एंजाइम्स की बात करें बेटा, ठीक है ना, तो 3 एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं, मतलब ये जाइमोजिन की फॉर्म में होंगे, ठीक है, और 3 एंजाइम्स बेटा एक्टिव फॉर्म में होते हैं। सो दैट मीन्स टोटल पेनक्रियाज से बेटा कितने पेनक्रियाटिक एंजाइम्स निकलते हैं? 6 पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं टोटल। देयर आर 6 पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, जिसमें से 3 इनएक्टिव फॉर्म में है और 3 एक्टिव फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनएक्टिव की बात करें तो इनएक्टिव में कौन कौन सा आएगा, तो चलो मैं इसको अलग साइड में लिख देता हूँ। तो इनएक्टिव में कौन कौन सा आता है? तो पहला एंजाइम जो बेटा इनएक्टिव में आएगा दैट इज कॉल्ड एज ट्रिप्सिनोजिन बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिप्सिनोजिन, ठीक है। दूसरा एंजाइम बेटा जो इनएक्टिव आएगा दैट इज कॉल्ड एज काइमोट्रिप्सिनोजिन बेटा, काइमोट्रिप्सिनोजिन। एंड तीसरा जो इनएक्टिव फॉर्म में आएगा बेटा दैट इज कॉल्ड एज प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस, ठीक है। तो ये 3 एंजाइम्स आप याद रखेंगे बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो अगर आपको याद हो जब गैस्ट्रिक जूस पढ़ाया था वहीं पे मैंने आपको बोला था बेटा अगर किसी एंजाइम के आगे जिन लगा है या प्रो लगा है बेटा, तो जिन एंड प्रो का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव होता है। तो ये हो गए 3 इनएक्टिव एंजाइम्स बेटा, समझ आया ना। अब अगर एक्टिव एंजाइम्स की बात करें तो एक्टिव एंजाइम भी बेटा आपके पास कितने होते हैं? ये इनएक्टिव, एक्टिव एंजाइम भी 3 होते हैं बेटा। तो ये इनएक्टिव हो गया तो यहाँ एक्टिव लिख देता हूँ मैं। तो एक्टिव एंजाइम्स भी 3 पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो इधर देख लेते हैं इन तीनों को। जो पहला एक्टिव एंजाइम होता है बेटा, द फर्स्ट एक्टिव एंजाइम इज कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक एमाइलेस, इसको हम नाम देते हैं पेनक्रियाटिक एमाइलेस, ठीक है ना। और इसका और एक नाम भी बेटा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने स्लाइवरी एमाइलेस भी देखा हुआ है। तो ये भी एमाइलेस है, वो भी एमाइलेस है, वो स्लाइवरी ग्लैंड से निकलता है, पेनक्रिया से निकलता है, ठीक है ना। लेकिन इस पेनक्रियाटिक एमाइलेस का और एक भी नाम है जो आपको याद रखना है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एमाइलोप्सिन बेटा, पूछा जाता है एग्जाम में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एमाइलोप्सिन बेटा, ठीक है ना। ये पहला एंजाइम होगा तो याद रखेंगे कि तो फर्स्ट एक्टिव एंजाइम जो हमारे पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक एमाइलेस। लेकिन इसका एक स्पेशल नाम भी है बेटा, एंड दैट स्पेशल नेम इज एमाइलोप्सिन बेटा। ये पहला एंजाइम होगा जो एक्टिव फॉर्म में। सेकंड एक्टिव एंजाइम जो होता है दैट इज कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक लाइपेस, दिस इज कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक लाइपेस। सबसे बेस्ट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है बेटा, ठीक है, पेनक्रियाटिक लाइपेस। दिस पेनक्रियाटिक लाइपेस जो होता है बेटा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेप्सिन, ठीक है ना। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दिस ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेप्सिन बेटा। तो याद रहे ये सबसे स्ट्रॉन्ग पेनक्रियाटिक लाइपेस होता है, मतलब फैट को डाइजेस्ट कराने के लिए जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है वो गैस्ट्रिक लाइपेस नहीं होता है, वो इंटेस्टाइनल लाइपेस नहीं, तो वो कौन सा होता है बेटा? पेनक्रियाटिक लाइपेस होता है, और ये भी एक्टिव फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्टिव एंजाइम जो होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस बेटा, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बेटा, ठीक है ना। एंड मोर प्रॉपरली मैं बोलूँ तो ये न्यूक्लियस कॉमनली कौन सा होता है? ये डीएनए होता है,
डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है बेटा। तो ये तीनों किस फॉर्म में पाए जाते हैं? दीज ऑल थ्री आर प्रेजेंट इन द एक्टिव फॉर्म बेटा। समझ आया? तो ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे और एक याद रखेंगे कि ये जो ट्रिप्सिन वाला एंजाइम जो आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल एंजाइम बेटा, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल एंजाइम। अब उसको यूनिवर्सल एंजाइम क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये एक ऐसा एंजाइम है बच्चा, ठीक है, जो सारे एनिमल्स में पाया जाता है, फ्रॉम प्रोटोजोआ टू मैमल्स, मतलब प्रोटोजोआ से लेकर मैमल तक जितने भी एनिमल्स हैं, हर एक एनिमल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ट्रिप्सिन देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिनोजन, जो बाद में ऑफकोर्स फिर क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये सब के सब क्या हो गए? दीज आर ऑल द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, जो कहाँ से निकलते हैं? एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास से निकलते हैं। समझ आया ना? आई होप ये क्लियर हो गया बच्चा, ठीक है। अब ये पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं, ये पेनक्रियाटिक एंजाइम्स क्या करते हैं बेटा? ये पेनक्रियाटिक जूस बनाते हैं, ठीक है ना। पेनक्रियाटिक एंजाइम कहाँ से निकले? पेनक्रियाटिक एसिनाई से निकले, ठीक है ना। अब इस पेनक्रियाटिक एंजाइम के अंदर अगर मैं कंपोजिशन की बात करूँ, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे पहले, और एक चीज़ याद रहे कंपोजिशन के पहले। तो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया? हमने पेनक्रियाज के अंदर क्या बना लिया बेटा? पेनक्रियाटिक जूस बना लिया, ठीक है ना। सो ये बन गया बेटा पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। अब इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर अगर आप देखें तो इसमें मोस्टली आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं। पहला, आपको इसके अंदर मिलेंगे बेटा पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, ऑफ कोर्स, जो आपको ऑलरेडी पता है। और क्या मिलते हैं बेटा? बाइकार्बोनेट आयॉन्स मिलते हैं, बाइकार्बोनेट आयॉन्स मिलते हैं बेटा, ठीक है ना। जब ये पेनक्रियाज में बनेंगे ना, तो पेनक्रियाज में कहाँ पे बनते हैं? पेनक्रियाटिक एसिनाई में बनते हैं। तो पेनक्रियाटिक एसिनाई क्या करेगी बेटा? इन सारे एंजाइम या इस सारे पेनक्रियाटिक जूस को भेज देती है एक डक्ट के अंदर बेटा, जिसको हम लॉन्ग पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। लॉन्ग पेनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे, या जिसका नाम है बेटा डक्ट ऑफ विरसंग बेटा। लास्ट क्लास में बताया था, डक्ट ऑफ विरसंग। और यहाँ पे और एक डक्ट भी होता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी डक्ट ऑफ विरसंग याद रख लीजिए, ठीक है। अब ये डक्ट ऑफ विरसंग क्या करता है? ये इस पेनक्रियाटिक जूस को कहाँ पे पहुँचा देता है? ड्यूडेनम में पहुँचा देता है बेटा, ठीक है। तो ये पेनक्रियाटिक जूस कहाँ पहुँचा? ड्यूडेनम में पहुँचा। लेकिन ड्यूडेनम में कैसे पहुँचा बेटा? थ्रू एम्प्यूला ऑफ वाटर, थ्रू एम्प्यूला ऑफ वाटर। एंड किस स्फिंक्टर के थ्रू बेटा? वो याद रखना, स्फिंक्टर ऑफ ओडे, स्फिंक्टर ऑफ ओडे, ठीक है। तो मतलब ये क्या है यहाँ पे? दिस इज द फ्लो ऑफ पेनक्रियाटिक जूस बेटा। मतलब पेनक्रियाटिक जूस कैसे फ्लो करता है? तो याद रखेंगे, पेनक्रियाटिक जूस बनता है किसके अंदर? पेनक्रियाज के अंदर। पेनक्रियाज में कहाँ पे बनता है बेटा? वो बनता है पेनक्रियाटिक एसिनाई में। अब पेनक्रियाटिक एसिनाई की छोटी छोटी डक्ट्स होते हैं, ठीक है, एसेसरी स्मॉल पेनक्रियाटिक डक्ट्स पाई जाती है। वो सारे डक्ट्स बाद में जुड़ के क्या बनाते हैं बेटा? डक्ट ऑफ विरसंग बनाते हैं, ठीक है ना। ये डक्ट है यहाँ पे, ठीक है, डक्ट ऑफ विरसंग बनाते हैं। एंड डक्ट ऑफ विरसंग ड्यूडेनम में खुलता है थ्रू कॉमन हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट, जिसमें एम्प्यूला ऑफ वाटर बनता है। फिर वो स्फिंक्टर के थ्रू खुल के बेटा कहाँ पे डालेगा सिक्रीशन को? इन द ड्यूडेनम डालेगा। समझ आया ना? अब ये जो सिक्रीशन यहाँ पे बनती है ना, दिस सिक्रीशन इज कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक जूस। मतलब क्या है कि हमारे पेनक्रियाज से जो चीज़ निकली ना, दैट चीज़ इज कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक जूस बेटा। सो इस सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं? इस सिक्रीशन को हम पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। समझ आया ना? अब पेनक्रियाटिक जूस जो आपकी बॉडी के अंदर बन रहा है, ठीक है ना, तो पर डे अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर ऑफ पेनक्रियाटिक जूस बनता है। अगर हम पर डे की एवरेज की बात करें तो ऑन एन एवरेज बेटा 1 लीटर ऑफ पेनक्रियाटिक जूस पर डे सिक्रीट होता है, ठीक है ना। और ये 1 लीटर पेनक्रियाटिक जूस जो पर डे आपकी बॉडी में बन रहा है, ठीक है, या कुछ बुक्स 800 ml भी लिखती है, तो आप इन जनरल याद रखेंगे, मैं इधर लिख दूँ तो कितना पेनक्रियाटिक जूस बनता है पर डे अप्रॉक्सीमेशन में? 800 ml तो 1 लीटर या 1000 ml के पास बन 1000 ml लिख देता हूँ, वो भी एक ही चीज़ है बेटा, ठीक है ना। तो इतना पेनक्रियाटिक जूस पर डे आपकी बॉडी में ऑन एन एवरेज बनता है, ठीक है ना। अब इस पेनक्रियाटिक जूस की और एक याद रखेंगे इंपॉर्टेंट बात बेटा, कि इसका पीएच क्या होता है। तो अगर हम पेनक्रियाटिक जूस को देखें, सो द पीएच ऑफ पेनक्रियाटिक जूस इज एल्कलाइन, एल्कलाइन पीएच होता है।
एंड कितना होता है बेटा 7.5 तो 8.5 के आसपास क्या होता है पीएच होता है। ये और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। समझ आया ना। अब इस पैनक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन की मैं अगर बात करूं, बिकॉज कंपोजिशन हम हर बार देखते आए हैं बेटा सारी सिक्रीशंस का, तो इसके कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको कंपोजिशन में दो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। तो कंपोजिशन की बात करें तो आपको यहाँ पे कंपोजिशन में दो चीज़ें मिलेंगी, जैसे हम पहले से ही देखते आ रहे हैं, वाटर एंड सल्यूट्स। ठीक है ना, तो ये वाटर हो गया और ये सल्यूट हो गया। ठीक है भैया। अब वाटर तो वाटर ही है बेटा। सल्यूट की बात करें तो सल्यूट आपको दो तरीके के मिलते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक सल्यूट, एक होता है इनऑर्गेनिक सल्यूट। ठीक है ना, तो ये हो गया बेटा ऑर्गेनिक सल्यूट और ये हो गया इनऑर्गेनिक सल्यूट बेटा। ठीक है, इनऑर्गेनिक सल्यूट। अब इनऑर्गेनिक सल्यूट में हम देखें तो क्या क्या मिलता है, एक तो सोडियम आयन्स मिलेंगे, एक तो बाइकार्बोनेट आयन्स मिलेंगे और एक तो क्लोराइड आयन मिलेगा। ठीक है, और ऑर्गेनिक की हम बात करें तो ऑर्गेनिक में आपको मिलते हैं एंजाइम्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में आपको क्या मिलते हैं, दो चीज़ें मिलती है, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ। तो दो चीज़ें मिलती है बेटा ऑर्गेनिक के अंदर, एक तो मिलेगा म्यूसिन जो म्यूकस में पाया जाएगा और दूसरे मिलते हैं एंजाइम्स। ठीक है ना, और ये एंजाइम तीन तरीके के होते हैं। सो द एंजाइम्स इन पैनक्रियाटिक जूस आर ऑफ 3 टाइप्स बेटा। पहले टाइप को हम बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स बेटा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। सेकेंड टाइप को हम नाम देते हैं एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स बेटा। एंड थर्ड टाइप को हम नाम देते हैं लिपोलाइटिक एंजाइम्स, मतलब लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स। तो ये 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें प्रोटियोलाइटिक की, तो प्रोटियोलाइटिक में क्या क्या आएगा, ट्रिप्सिन आएगा, काइमोट्रिप्सिन आएगा एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस आएगा। ठीक है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस आएगा। एमाइलोलाइटिक की बात करें तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा बेटा, पैनक्रियाटिक एमाइलेस मिलेगा, पैनक्रियाटिक एमाइलेस मिलेगा। ठीक है ना। लिपोलाइटिक की बात करें तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है, एक तो मिलेगा पैनक्रियाटिक लाइपेस, एक एंजाइम तो ये हो गया, दूसरा मिलेगा फॉस्फोलाइपेस जो फॉस्फोलिपिड का डाइजेशन करता है बेटा, फॉस्फोलाइपेस। एंड तीसरा मिलेगा कोलेस्ट्रॉल एस्टरेस बेटा, जो कोलेस्ट्रॉल की डाइजेशन कराएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ याद है, यहाँ पे और एक चीज़ भी निकलती है बेटा, उसको हम नाम देते हैं ट्रिप्सिन इनहिबिटर। ठीक है, यहाँ पे और एक एंजाइम निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिप्सिन इनहिबिटर बेटा। ट्रिप्सिन तो एंजाइम हो गया ना, तो ट्रिप्सिन के सिक्रीशन के साथ बेटा और एक एंजाइम का भी प्रोडक्शन होता है, सो दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज ट्रिप्सिन इनहिबिटर बेटा। अब ट्रिप्सिन इनहिबिटर ज़रूरी होता है बिकॉज अगर ट्रिप्सिन बॉडी में बेटा ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, ठीक है, जब बिकॉज ट्रिप्सिन कहाँ पे बनेगा, सेल के अंदर बनेगा ना। सो दिस ट्रिप्सिन बेटा जो सेल के अंदर बन रहा है, जब ये सेल के बाहर आएगा तो इसकी एक्टिविटी बहुत हाई होगी ना, तो इसकी एक्टिविटी को बेटा कंट्रोल करने के लिए हमने क्या रखा हुआ है, एक इनहिबिटर रखा हुआ है, दैट इनहिबिटर इज कॉल्ड एज ट्रिप्सिन इनहिबिटर बेटा। समझ आया? चलिए, तो ये तो हो गए बेटा हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। अब बेटा ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैसे एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेशन के बाद इनका काम क्या होता है,
ये कैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, बाकी चीज़ों को कैसे डाइजेस्ट, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम इसको सिंप्लीफाई तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से पार्ट्स है और क्या क्या सिक्रीशन। सो दिस इज़ द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाज या पेनक्रेटिक जूस, आप शॉर्ट में याद रखेंगे, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे हार्मोनल पार्ट को इंक्लूड नहीं किया पेनक्रेटिक जूस में, ठीक है ना। हार्मोनल पार्ट को मैंने इंक्लूड क्यों नहीं किया बच्चा, आई होप ये आप समझ ही रहे हैं। बिकॉज हार्मोन कहाँ जाएगा, हार्मोन तो ब्लड में जाएगा ना, हार्मोन डिडेनम में नहीं पहुँचेगा पेनक्रेटिक डक्ट से, हार्मोन बेटा लिवर में नहीं जाएगा पेनक्रेटिक डक्ट से, वो कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। एंड ब्लड के थ्रू जो भी उस हार्मोन का टारगेट ऑर्गन होगा वहाँ पे वो पहुँच जाएगा थ्रू ब्लड। तो यहाँ पे पेनक्रेटिक जूस में हार्मोन्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ये याद रखना। बिकॉज कल मेरे को किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर आपने हार्मोन इंक्लूड क्यों नहीं करे जब हमने गैस्ट्रिक जूस पढ़ा था। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर बेटा हार्मोन को इंक्लूड नहीं है, किसी भी सिक्रीशन के अंदर बेटा हार्मोन्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। बिकॉज हार्मोन हमारे ब्लड के अंदर जाता है, ना कि वो डक्ट में आता है। तो इसमें कन्फ्यूजन कोई भी नहीं रहना चाहिए बच्चा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा था एंजाइमेटिक पार्ट बेटा। तो आई होप आपको एंजाइमेटिक पार्ट समझ आ गया होगा। तो अभी हम बात किसकी करते हैं, अभी हम हार्मोनल पार्ट की बात करते हैं। बट उससे पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बच्चा कि आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज ड्यूडेनम, ठीक है ना। तो ये ड्यूडेनम हो गया, दिस इज ड्यूडेनम। अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ये कर्व है ड्यूडेनम का, जो हमने अभी लिखा था लूप ऑफ ड्यूडेनम बेटा था, दिस इज लूप ऑफ ड्यूडेनम। और इस लूप ऑफ ड्यूडेनम में आपको क्या मिलता है, ये ग्लैंड मिलता है। सो दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज पेनक्रियाज, इसी को हम क्या नाम देते हैं, पेनक्रियाज नाम देते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप इस ग्लैंड पेनक्रियाज को देखेंगे तो इसके कुछ डिविजन्स, मतलब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बाहर निकाल सकता हूँ पेनक्रिया, यहाँ पे दिखा सकता हूँ, तो ये आप देख लीजिए। तो ये डायग्राम हम अभी देख रहे हैं बेटा। सो दिस इज पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज हो गया हमारा, ठीक है ना। ये कहाँ पे पाया जाता है बेटा, ये ड्यूडेनम के लूप में पाया जाता है, ठीक है। अब इस पेनक्रियाज को जब आप देखते हैं सो दिस पेनक्रियाज हैज डिफरेंट पार्ट्स बेटा। जैसे हमने लिवर के अलग अलग पार्ट्स देखे थे, तो वैसे ही पेनक्रियाज के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और जिनको हम डिवाइड करते हैं कुछ सेक्शंस में। जैसे फॉर एग्जांपल एक को हम नाम देते हैं बेटा हेड ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है ना। दूसरे को हम नाम देते हैं टेल ऑफ पेनक्रियाज, तीसरे को हम नाम देते हैं बॉडी ऑफ पेनक्रियाज, एंड चौथे को हम बोलते हैं बेटा नेक ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है ना, या जिसको हम यूनिसिनेट प्रोसेस भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो आप डायग्राम पे थोड़ा नज़र रखिए, मैं इधर ही डायग्राम में समझा देता हूँ कौन सा पार्ट क्या क्या है, ठीक है। तो डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा, ये आपका पेनक्रियाज हो गया, पूरा का पूरा पेनक्रियाज, कंप्लीट पेनक्रियाज। सो इसको ऐसे ले लेते हैं, ये कंप्लीट पेनक्रियाज हो गया, है ना। अब पेनक्रियाज में बचा ये वाले जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इतना वाला पोर्शन, दिस पार्ट बेटा, ठीक है ना, जो किससे जुड़ा हुआ है, जो ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ है। दिस पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज इज कॉल्ड एज हेड बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, हेड। तो मतलब इधर से लेकर इस एरिया तक, दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज हेड ऑफ पेनक्रियाज। तो लेबल भी मैं साथ साथ ही करता जाऊंगा। तो इसको मैं कलर कर देता हूँ थोड़ा अलग से, ताकि आपको दिखाई दे। तो ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, एंड प्लस ये वाला पोर्शन, मैं थोड़ा और एक कलर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चा। सो ये दोनों कलर्ड पोर्शंस क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज हेड ऑफ पेनक्रियाज बेटा। तो ये पेनक्रियाज का हेड हो गया, ठीक है ना। ये पूरा पोर्शन बेटा पेनक्रियाज का क्या है, हेड है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज हेड ऑफ पेनक्रियाज, हेड ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें, मैंने इसके दो कलर अलग अलग से कर दिए। क्यों मैंने दो कलर अलग अलग से कर दिए, बिकॉज पेनक्रियाज का ये वाला जो हिस्सा है ना, ऊपर वाला हिस्सा बेटा, दिस इज कॉल्ड एज हेड प्रॉपर, इसको हम हेड प्रॉपर बोलते हैं बेटा, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट मैंने अलग से थोड़ा कलर कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज अनसिनेट प्रोसेस बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, अनसिनेट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे हेड ऑफ पेनक्रियाज जो है
इन जनरल पहले वाले हिस्से को, फर्स्ट पार्ट ऑफ पेनक्रियाज इज कॉल्ड एज हेड बेटा। ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, सबसे फूला हुआ पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन इस हेड के हम दो रीजन्स करते हैं या दो डिविजन्स करते हैं बेटा, जिसमें से एक को हम क्या बोलते हैं, एक हम बोलते हैं हेड प्रॉपर, ठीक है, एंड दूसरे को हम क्या बोलते हैं बेटा, अनसिनेट प्रोसेस बोलते हैं, अनसिनेट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना, अनसिनेट प्रोसेस बोलते हैं। तो ये पहला रीजन हो गया किसका, पेन। तो इन जनरल आप याद रखेंगे हेड क्या है बेटा, हेड पेनक्रियाज का पहला हिस्सा है, ठीक है ना, और पहला हिस्सा सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, ये भी इधर मैं लिख देता हूँ कहीं पे। सो ये क्या है, ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, ये सबसे फूला हुआ एरिया है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। एंड इसके दो मेजर सेक्शंस होते हैं, दो मेजर पार्ट्स होते हैं बेटा, एक को हम बोलते हैं अनसीनेट प्रोसेस एंड दूसरे को हम बोलते हैं हेड प्रॉपर बेटा। क्लियर है ना, ये तो समझ आ गया बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना है कि हेड जो है, हेड वो पार्ट है बेटा पेनक्रियाज का जो किसके साथ कांटेक्ट में होता है, इट इज़ इन कांटेक्ट विद द ड्यूडेनम, तो ये ड्यूडेनम के साथ कांटेक्ट में होता है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट की जब हम बात करते हैं तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ इधर, तो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट पेनक्रियाज का बेटा, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। ये सेकेंड पार्ट हो गया पेनक्रियाज का, एंड दिस सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज नेक बेटा। सो दिस इज कॉल्ड एज नेक ऑफ पेनक्रियाज बेटा, ठीक है ना। तो हेड के बाद क्या आता है, नेक आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगेन हमको कलर चेंज करना पड़ेगा। सो हम लेते हैं पर्पल वाला कलर लेते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ पेनक्रियाज बच्चा। तो ये थर्ड पार्ट हो गया पेनक्रियाज का, हेड के बाद था नेक, और नेक के बाद अभी ये वाला रीजन दिखाई दे रहा है आपको जिसको हम कलर कर रहे हैं, ठीक है, दिस पार्ट बेटा। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ पेनक्रियाज बेटा, इट इज कॉल्ड एज बॉडी ऑफ पेनक्रियाज। ये बॉडी हो गया बेटा, ठीक है ना। तो बॉडी एक तरीके से मान लीजिए आप मिडिल पार्ट होता है पेनक्रियाज का, जो किस किस के बीच में, नेक एंड टेल के बीच में पाया जाता है। एंड लास्ट रीजन जो दिखाई दे रहा है जिसको हम कलर नहीं करते हैं, वो आपको वैसे ही समझ रहेगा। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ पेनक्रियाज बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो इन जनरल याद रखेंगे कि पेनक्रियाज के कितने हिस्से होते हैं, 4 हिस्से होते हैं, हेड होता है, नेक होता है, बॉडी होता है एंड टेल होता है। समझ आया ना। अब ये अनसिनेट प्रोसेस जो है बेटा, अनसिनेट प्रोसेस को अनसिनेट ऐसा क्यों बोला जाता है, बिकॉज अनसिनेट पार्ट जो होता है ना हेड का बेटा, ये वो पार्ट होता है जो एब्डोमेन की तरफ वापस मुड़ता है, ठीक है ना। जैसे आप इधर देख सकते हैं, एब्डोमेन कहीं इधर होगा, यहाँ पे एब्डोमेन होगा, दिख रहा है ना। तो ये पार्ट क्या करता है, थोड़ा ऊपर की तरफ वापस आ रहा है ना, मतलब इट हुक्स बैक, इट मूव्स बैक टुवर्ड्स द एब्डोमेन बेटा। तो जो हिस्सा टुवर्ड्स बैक जाता है ना एब्डोमेन के, तो उसी बैक वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, अनसिनेट प्रोसेस बोलते हैं बच्चा। समझ आ गया। तो ये हमने क्या करा, हमने थोड़ा बहुत आउटर मॉर्फोलॉजी ऑफ पेनक्रियाज को समझने का कोशिश करा यहाँ पे। ये तो ये 4 पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। अब अगर आप पेनक्रियाज के अंदर जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। तो ये अंदर से जो आपको चीज़ दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में जो मैंने बनाई है, ठीक है ना, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। तो ये जो ग्रीन कलर वाली चीज़ आपको दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, सो ये पेनक्रियाज का डक्ट है बेटा। सो दिस इज द डक्ट ऑफ पेनक्रियाज, जो ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। सो इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक डक्ट, या अगर आपको पुरानी क्लासेस याद हो तो हमने इसी डक्ट को क्या नाम दिया था, हमने इसको नाम दिया था डक्ट ऑफ विरसंग बेटा। तो इधर मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। तो इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ विरसंग बोलते हैं, इसको हम डक्ट ऑफ विरसंग बोलते हैं। एंड आपको अच्छे से याद है बच्चा कि डक्ट ऑफ विरसंग क्या करता था, ये डक्ट आगे बढ़ता था, और आगे बढ़ने के बाद बेटा किससे जुड़ता था,
कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ता था और क्या बना था, कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये मान लीजिए बेटा ये आपका कौन सा डक्ट है, इधर ये है पैनक्रियाटिक डक्ट, ये ऊपर से कौन आया, कॉमन बाइल डक्ट, दोनों जुड़ गए ना यहाँ पे आपस में। और ये जो नया डक्ट बना, ये छोटा सा डक्ट जो नया बना, इसको हम बोलते हैं कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जो फिर कहाँ खुलेगा, ड्यूडेनम में खुलेगा, किसके थ्रू, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू बेटा। अब इधर और एक चीज़ आप ऑब्जर्व करिए कि इस डक्ट के आसपास बेटा आपको ये ग्रीन कलर, ये ब्लू कलर में स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए बच्चा, ये डक्ट के आसपास ही आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। सो ये स्ट्रक्चर्स क्या है, इन्हीं को हम नाम देते हैं पैनक्रियाटिक एसिनाई। तो मतलब ये वो स्ट्रक्चर्स है बेटा जो क्या बनाने वाले, एंजाइम बनाने वाले हैं। तो ये हो गया पैनक्रियाटिक एसिनाई बेटा, ये होता है पैनक्रियाटिक एसिनाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते, दिस इज पैनक्रियाटिक एसिनाई, दिस इज पैनक्रियाटिक एसिनाई, दिस इज पैनक्रियाटिक एसिनाई, एंड ये इधर से पैनक्रियाटिक एसिनाई हो गए। तो पैनक्रियाटिक एसिनाई कैसे जुड़ता है, तो आप इधर से देख सकते हैं बच्चा, ठीक है ना। इनको एसिनाई क्यों बोलते हैं, सो बिकॉज ये कैसे पाया जाता है, ऐसे पाउच की फॉर्म में पाया जाता है, ऐसे ग्रुप के फॉर्म, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड एज एसिनाई बेटा। तो ये जो आपको यहाँ पे ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से पाउच दिखाई दे रहे हैं, तो इन पाउच को हम क्या बोलते हैं, गोल आकार के पाउच होते हैं, इनको हम एसिनाई बोलते हैं। और फिर ये एसिनाई कहाँ खुल रही है, ध्यान से देखेंगे ग्रीन कलर में बना हुआ है। तो ये एसिनाई कहाँ खुल रही है बेटा, ये पैनक्रियाटिक डक्ट में खुल रही है, छोटे छोटे पैनक्रियाटिक डक्ट्स हैं जिनको एक्सेसरी डक्ट्स बोलते हैं, तो ये सब इनमें खुल रहा है। तो एंजाइम का प्रोडक्शन यहाँ पे होगा, फिर ये अपना अपना एंजाइम कहाँ डालेंगे, इन एक्सेसरी डक्ट्स में डालेंगे। सारे एक्सेसरी डक्ट जुड़ के क्या बना रहे हैं, ये मेन डक्ट बना रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ विर्सन बोलते हैं। और फिर ये डक्ट क्या करेगा बेटा, जुड़ेगा किसके साथ, बाइल डक्ट के साथ, ठीक है ना। अगर आप इन्हीं पैनक्रियाटिक एसिनाई को बेटा देखना चाहते हैं कैसे पाया जाता है, तो ये ऐसे फ्लोरेट शेप्ड सेल्स होती है, ये देख लीजिए। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, पैनक्रियाज का हमने एक डायसेक्शन काट लिया, तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है ये सेल्स जो एकदम फूल के जैसे, फ्लावर के जैसे अरेंज्ड हो गोल आकार में, ठीक है ना। सो दीज फ्लोरेट शेप्ड सेल्स बेटा, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम पैनक्रियाटिक एसिनाई बोलते हैं। तो मतलब ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस ट्रांसवर्स सेक्शन में ये सेल्स कौन सी है बेटा, ये है एंजाइमेटिक सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज पैनक्रियाटिक एसिनाई बेटा। तो ये पैनक्रियाटिक एसिनाई हो गई, समझ आया। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, हर जगह पे पैनक्रियाटिक एसिनाई, पैनक्रियाटिक एसिनाई, तो मैक्सिमम बेटा पैनक्रियाज में कौन मिलती है, पैनक्रियाटिक एसिनाइज मिलती है, समझ आया ना बच्चा। लेकिन अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इन द सेंटर ऑफ पैनक्रियाटिक एसिनाई, पैनक्रियाटिक एसिनाई की तरफ अगर आप देखेंगे तो सेंटर में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, कुछ और सेल्स भी दिखाई दे रहे हैं बेटा। तो ये सेल्स क्या है, इनका पहले नाम लिखते हैं और फिर इनका बाद में फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेल, इधर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये आप देख लीजिए बेटा, इस कलर से ये एक सेल हो गया, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। तो ये एक सेल हो गया, यहाँ पे भी अगेन बेटा ऐसा ही सेल है, दिस इज अगेन हियर। और ये सेल आपको इधर भी दिखाई दे रही है, ये वाली बेटा। तो ये तीन सेल जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज अल्फा सेल्स बेटा। इनको हम नाम देते हैं अल्फा सेल्स, या शॉर्ट में इनको बेटा ऐसे लिखते हैं, अल्फा सेल्स, या आप इनको ए सेल भी बोल सकते हैं। तो ये एक सेल हो गया, काम क्या है इसका वो बाद में पता करेंगे, ठीक है। अब दूसरा सेल आपको दिखाई दे रहा है इस कलर में, ये वाली सेल्स दिखाई दे रही है, ये वाली सेल्स दिखाई दे रही है, ये वाली सेल्स दिखाई दे है ना, ग्रुप में दिखाई दे रही है। सो इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड एज, इधर हाईलाइट कर देते हैं इनको, दे आर कॉल्ड एज बीटा सेल्स, ठीक है। और आप इनको ऐसे लिख सकते हैं, बीटा सेल्स, या शॉर्ट में बी सेल भी बोल सकते हैं। तो ये सेल नंबर 2 हो गया बेटा। तो ये 2 सेल्स हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट सेल जो दिखाई दे रहा है, जो हमने ग्रीन कलर में बनाया है, तो इसको मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ। ये सेल आपको इधर दिखाई दे रहा है। सो दिस सेल इज कॉल्ड एज डेल्टा सेल बेटा, ठीक है ना, ये डेल्टा सेल हो गया। ये हो गया डेल्टा सेल बेटा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा सेल, या शॉर्ट में बेटा डी सेल लिख दीजिए, ठीक है ना।
इन शॉर्ट दे आर कॉल्ड डी सेल्स। ये डेल्टा सेल्स हो गए, ठीक है। और एक सेल है जो हमने यहाँ पे नहीं बनाया, तो हम अभी बना देते हैं। चलिए पिंक में बना देता हूँ मैं और एक सेल यहाँ पे। तो ये वाली सेल जो आपको यहाँ पे पिंक कलर में हमने बनाई है, सो दिस सेल इज कॉल्ड एज पी सेल बेटा, दिस इज कॉल्ड एज पी सेल, ठीक है ना। तो ये सारी सेल्स आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं पेनक्रियाज के सेंटर में दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये जो सारी सेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, जिसमें आपने अल्फा सेल देखा, बीटा सेल देखा, डेल्टा सेल देखा, पी सेल देखा, अगर मैं इन सारी सेल्स को एक साथ कंबाइन कर दूं, ध्यान से देख लीजिए, हम क्या करते हैं, हम इन सारी सेल्स को एक साथ कंबाइन करते हैं। ये मैंने एक सर्कल डाला तो कंबाइन कर दिया इनको एक साथ, ठीक है। अब इन सारी सेल्स को बेटा जब मैं कंबाइन करता हूँ ना, दे आर टुगेदर कॉल्ड एज, इन सबको एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं बेटा। दे आर टुगेदर कॉल्ड एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अभी समझ आ गया। तो मतलब अभी तक मैं जो बात कर रहा था वो किसकी बात कर रहा था, वो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स की बात कर रहा था। तो मतलब ये वो सेल्स है पेनक्रियाज की जो क्या बनाती है बेटा, जो हार्मोन बनाती है। अब कौन कौन सा हार्मोन बनेंगी वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट इतना भी याद रख लेंगे, जिन सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं ये एंजाइमेटिक सेल्स नहीं है, एंजाइम बनाने वाली सेल्स नहीं है, ये हार्मोन बनाने वाली सेल्स है। तो जितनी भी हार्मोन बनाने वाली सेल्स पेनक्रियाज में होती है ना, उन सारी सेल्स को एक साथ जोड़ के बेटा, एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। समझ आया ना। अब आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस किस किस से बनता है, पी सेल से, डेल्टा सेल से, बीटा सेल से एंड अल्फा सेल से बेटा। समझ आया यहाँ तक। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कौन से हार्मोन्स बनाती है और थोड़ा बहुत उन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट टाइप ऑफ सेल की, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा सेल बेटा। अल्फा सेल, अल्फा सेल या ए सेल बेटा। अब अल्फा सेल के बारे में आपको याद रखना है कि अल्फा सेल जो हार्मोन रिलीज करती है बेटा, दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज, इंपॉर्टेंट याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज ग्लूकागॉन, दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन का काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमने शायद लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जब लिवर पढ़ाया था, फंक्शन ऑफ लिवर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था बेटा हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, है ना। अगर आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज की कमी है, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हो रहा है ब्लड में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बेटा कि आपकी बॉडी को तो ग्लूकोज चाहिए ना, तो ग्लूकोज देने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टोर्ड ग्लाइकोजन, जो आपने लिवर के अंदर, मसल के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर किया होता है, आप उस ग्लूकोज को तोड़ देते हैं और उससे क्या निकालते, आप उस ग्लाइकोजन को तोड़ देते हैं और उस ग्लाइकोजन से क्या निकालते हैं, ग्लूकोज निकालते हैं। तो मतलब अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी क्या करती है बेटा, वो आपकी बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है उसको ब्रेक करता है, एंड ब्रेक करने के बाद बेटा उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किस में करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और ये काम जो करता है ना बेटा, दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन बेटा एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर क्या करेगा, ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज इन बॉडी बेटा, तो वो स्टोर्ड ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और उस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को तोड़ने के बाद ब्लड के अंदर क्या भेजेगा, ग्लूकोज भेजेगा बेटा। समझ आया ना। और ये जो प्रोसेस होती है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज बेटा, लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था इसको, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजीनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजीनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। कौन करवाता है बेटा, ग्लूकागॉन करवाता है। सो दैट मीन्स ग्लूकागॉन हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, ये ब्लड शुगर को इंक्रीज कर देता है बेटा। सो ये इंक्रीज करता है किस चीज़ को, ब्लड शुगर को, ठीक है।
ब्लड शुगर को। और हमें पता है बेटा कि अगर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ता है तो ब्लड शुगर बढ़ने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ बोलते हैं बेटा, डायबिटीज़ बोलते हैं। तो मतलब अगर किसी इंसान के अंदर ग्लूकागॉन बहुत ज़्यादा निकल रहा है, अब नॉर्मली हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन निकल रही है, तो ऐसी पर्सन की बॉडी में आपको क्या दिखेगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा रहेगा। तो इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, उसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ बोलते हैं। सो दैट मीन्स ग्लूकागॉन एक ऐसा हार्मोन है बेटा जो डायबिटीज़ करा सकता है ना। सो बिकॉज ग्लूकागॉन के पास टेंडेंसी है बेटा टू कॉज डायबिटीज़, इसलिए इसको बेटा डायबिटोजेनिक हार्मोन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डायबिटोजेनिक हार्मोन बेटा, डायबिटोजेनिक हार्मोन, समझ आया। सो दैट मीन्स अल्फा सेल के पास टेंडेंसी है बेटा दैट अल्फा सेल कैन कॉज डायबिटीज़, अगर उसने क्या किया बेटा, ज़्यादा ग्लूकागॉन को सिक्रीट किया। लेकिन नॉर्मल पर्सन के अंदर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। नॉर्मली बेटा ऐसा होता नहीं कि हर एक पर्सन डायबिटिक हो। क्यों ऐसा नॉर्मली नहीं होता, बिकॉज हमको डायबिटीज़ से बचाती है और एक सेल, जिस सेल को हम बीटा सेल बोलते हैं बेटा, ठीक है। बीटा सेल हमको डायबिटीज़ होने नहीं देती है, या बी सेल भी बोल दीजिए, ठीक है। अब हमको डायबिटीज़ क्यों नहीं होता है बेटा, बीटा सेल हमें कैसे बचाता है डायबिटीज़ से। तो बीटा सेल क्या करता है, ये एक एंटागोनिस्टिक हार्मोन रिलीज़ करता है, मतलब अपोजिट वाला हार्मोन रिलीज़ करता है। वो हार्मोन का नाम है इंसुलिन, ठीक है। तो मतलब ग्लूकागॉन के उल्टा ये काम करता है बेटा। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकागॉन के अपोजिट काम करना। ग्लूकागॉन का अपोजिट काम क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर अभी ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है ब्लड में, मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का हाई कॉन्सेंट्रेशन है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा कि आपकी बॉडी क्या करती है, वो मोर ग्लूकोज को, है ना, कन्वर्ट करती है बेटा किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर। मतलब आप बॉडी अगेन क्या करेगी, ग्लूकोज को बेटा कंबाइन करना शुरू करेगी, और ग्लूकोज को कंबाइन करके क्या बना लेगी, ग्लाइकोजन बना लेगी। तो जो हार्मोन ये काम कराता है ना, उस हार्मोन को हम नाम देते हैं इंसुलिन, इसको हम इंसुलिन बोलते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब ग्लूकोज से आप ग्लाइकोजन बनाते हो, सो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस बेटा, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस कौन कराता है, ग्लाइकोजेनेसिस कराता है इंसुलिन बेटा। तो जब इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस कराएगा, ब्लड के अंदर बेटा शुगर लेवल क्या हो जाएगी, या ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगी, ब्लड शुगर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए बेटा ऐसी कंडीशन में डायबिटीज़ होगी, नो डायबिटीज़ बेटा, डायबिटीज़ नहीं होगी, ठीक है ना। सो दैट इज़ वाई इंसुलिन को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एंटी डायबिटोजेनिक हार्मोन। इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन को हम क्या बोलते हैं, एंटी डायबिटोजेनिक हार्मोन बोलते हैं, एंटी डायबिटोजेनिक हार्मोन बोलते हैं। ये डायबिटीज़ बॉडी में होने नहीं देता है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपकी दो सेल्स और इनके हार्मोन्स। अब इसके अलावा बेटा जो डेल्टा सेल था आपका, डेल्टा सेल मैं इधर ही इसके पास ही लिख देता हूँ। तो डेल्टा सेल क्या करता है, ये भी हार्मोन रिलीज करता है। इसके हार्मोन का हम नाम देते हैं बेटा सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। और पीपी सेल भी रिलीज करते हैं हार्मोन बेटा, जो लोकल हार्मोन्स होते हैं, जो पेनक्रियाज के अंदर ही काम करते हैं बेटा, ये कहीं और नहीं जाते। इनको हम पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो ये लोकल हार्मोन्स होते हैं, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज का क्या सिक्रीशन था, कौन कौन सा हार्मोन था, और कैसे हार्मोन ब्लड में यूज़ होते हैं, एंड कैसा ये पेनक्रियाटिक जूस बॉडी में यूज़ होता है बेटा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया हो। तो ये मैंने पूरा बताने की कोशिश करी है। तो ये हो गया आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये हो गया बेटा पेनक्रियाटिक एसिनाई, ये हो गया एसेसरी ग्लैंड, फिर ये हो गया मेन पेनक्रियाटिक ग्लैंड बेटा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ भी यहाँ पे याद रखना आपको, मैंने आपको बोला था बेटा कि पेनक्रियाज के थ्रू ग्लैंड निकलता है, पेनक्रियाज के थ्रू डक्ट निकलता है, जो डक्ट कहाँ जाता है, डुओडेनम में जाता है, और इस डक्ट को हम क्या बोलते थे बेटा, डक्ट ऑफ विर्संग। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पेनक्रियाज से और एक डक्ट भी निकलता है, लेकिन वो डक्ट बेटा बाइल डक्ट के साथ नहीं जुड़ेगा, वो डायरेक्टली जाके कहाँ खुलता है बेटा, डुओडेनम में खुलता है। मतलब देयर इज अनदर डक्ट प्रेजेंट इन द पेनक्रियाज बेटा, जिसका काम क्या होता है बेटा,
पैनक्रियाटिक जूस को डायरेक्टली कहाँ से कहाँ तक ले आना, फ्रॉम पैनक्रियाज टू ड्यूडेनम लाना बेटा, ठीक है ना। इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ सेंटोर्नी, दिस इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ सेंटोर्नी, दिस इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ सेंटोर्नी बेटा। तो ये भी याद रखें डक्ट ऑफ सेंटोर्नी क्या होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पेनक्रियास। तो आई होप आपको पेनक्रियास समझ आया होगा, पेनक्रियास का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा बॉडी में वो समझ आया होगा। तो इसके साथ हमारा एलिमेंट्री कैनल एज वेल एज उसके सारे ग्लैंड्स और उनकी सिक्रीशंस और उनके एंजाइम्स ख़त्म हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे भी, हम डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट कैसा डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है, फैट कैसे डाइजेस्ट होता है। तो दिस विल बी डन इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास बेटा, ठीक है। तो तब तक आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट आ जाए बेटा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन या मेरे को डायरेक्टली कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।